वेलकम टू अवर चैनल लॉ कक्षा स्टूडेंट। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेबर लॉ में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में ले ऑफ एंड रिट्रेंचमेंट। स्टार्ट करते हैं ले ऑफ से। अगर हम बात करें जो हमारी ले ऑफ टर्म है वो किस सेक्शन में डिफाइंड है हमारे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 में। ले ऑफ डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 ट्रिपल के ऑफ द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। अब ले ऑफ का मतलब क्या होता है? ले ऑफ मीन्स फेलियर, रिफ्यूजल और इनेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर। यानी कि अगर हम बात करें तो ले ऑफ में किसकी इनेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं? एम्प्लॉयर की इनेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं टू गिव वर्क टू द वर्कमैन। यानी कि जो एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉय को वर्क नहीं दे पा रहा। जो एम्प्लॉयर है वो फेल हो रहा है वर्क देने में। किसे? अपने एम्प्लॉय को, अपने वर्कमैन को। क्लियर? द फेलियर, रिफ्यूजल और इनेबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू गिव वर्क टू अ वर्कमैन मस्ट बी एन अकाउंट ऑफ शॉर्टेज ऑफ कोल, पावर और रॉ मटेरियल्स, एमैकुलेशन ऑफ स्टॉक और ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी और नेचुरल कैलामिटीज। अगर हम बात करते हैं कि एम्प्लॉयर क्यों नहीं दे पा रहा वर्क, अगर हम बात करें उस पर फ्यूल की शॉर्टेज है, या उसकी जो मशीन थी फैक्ट्री की वो क्या हो गई, टूट गई, या उस पर बहुत ज़्यादा स्टॉक है, मतलब उस पर गुड्स का बहुत ज़्यादा स्टॉक है, तो अब उसे प्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है। इस सिचुएशन में क्या करेगा? बिल्कुल सही, वर्कमैन का क्या कर देगा? ले ऑफ कर देगा। या ड्यू टू नेचुरल कैलामिटीज की वजह से क्या सिचुएशन ऐसी अराइज हुई है जिस सिचुएशन में एम्प्लॉयर क्या कर रहा है, वर्क नहीं दे पा रहा अपने वर्कमैन को या अपने एम्प्लॉयज को। कम टू द सेकेंड पॉइंट, द वर्कमैन लेट ऑफ मस्ट बी ऑन द मास्टर रोल ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। मास्टर रोल का मतलब क्या होता है? ऑफिशियल लिस्ट ऑन द डे ऑफ ले ऑफ एंड मस्ट नॉट हैव बीन रिट्रेंच्ड। अगर हम बात करते हैं जो हमारा वर्कमैन है उसका जो नेम है वो ऑफिशियल लिस्ट में यानी कि मास्टर रोल में क्या होना चाहिए? लिखा होना चाहिए। यानी कि ऑफिशियल लिस्ट होती है ना, फॉर एन एग्जांपल किसी भी इंडस्ट्री या किसी भी फैक्ट्री किसी भी कंपनी की अगर आप बात करते हैं तो वहाँ पे क्या होती है? ऑफिशियल लिस्ट होती है, मास्टर रोल होता है। मास्टर रोल क्या होता है? देखिए उसमें सारे लोगों का नाम लिखा होता है। नाम लिखा मतलब कि मेरी कंपनी में 3 मैनेजर हैं, 3 सेल एग्जीक्यूटिव हैं, 10 हमारे क्या है लेबर स्टाफ है, 3 वॉचमैन है, तो ये क्या है उनके नेम लिखे हुए होते हैं। क्लियर? तो उस वर्कमैन का, उस एम्प्लॉय का क्या होना चाहिए? मास्टर रोल पे क्या होना चाहिए? नेम मेंशन होना चाहिए। ऑन द डे ऑफ ले ऑफ, जिस दिन एम्प्लॉयर ले ऑफ कर रहा है अपने वर्कमैन को, एम्प्लॉय को, उस वर्कमैन का, उस एम्प्लॉय का नेम मेंशन होना चाहिए मास्टर रोल में ऑफ दैट एस्टैब्लिशमेंट। मतलब उस एस्टैब्लिशमेंट में उस पर्सन का, उस वर्कमैन का, उस एम्प्लॉय का क्या होना चाहिए? नेम मेंशन होना चाहिए, लिखा हुआ होना चाहिए। क्लियर? ले ऑफ इज टेम्परेरी इन नेचर। अगर हम बात करते हैं जो हमारा ले ऑफ है वो क्या है? टेम्परेरी इन नेचर का है। अब देखिए मेरी फैक्ट्री की मशीन खराब हो गई तो कुछ दिन बाद वो रिपेयर हो जाएगी, या मैं न्यू मशीन क्या कर दूंगा? इंपोर्ट कर दूंगा। क्लियर? तो उस सिचुएशन में कुछ टाइम पीरियड के लिए तो आप क्या कर रहे हैं? अपने लेबर को, अपने एम्प्लॉय को क्या नहीं दे पा रहे? वर्क नहीं दे पा रहे। तो क्लियर, जो ले ऑफ का नेचर होता है वो क्या होता है? टेम्परेरी होता है। अब देखिए एक पॉइंट मैं समझाना भूल गया, एंड मस्ट नॉट हैव बीन रिट्रेंच्ड। मतलब हम अपनी लेबर का, एम्प्लॉय का, वर्कमैन का क्या नहीं कर रहे? परमानेंट टर्मिनेशन नहीं कर रहे, यानी कि टर्मिनेट नहीं कर रहे। परमानेंटली हम अपने लेबर को हटा नहीं रहे उसकी पोस्ट से। हम टर्मिनेट नहीं कर रहे लेबर को, वर्कमैन को टर्मिनेट नहीं कर रहे। हम क्या कर रहे हैं? कुछ समय के लिए उसे वर्क नहीं दे रहे, तो उसे हम क्या कहेंगे? ले ऑफ कहेंगे। क्लियर? जब आप रिट्रेंचमेंट पढ़ोगे तब और अच्छे से ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। इट डज नॉट पुट ऑन एंड टू द एम्प्लॉय रिलेशनशिप। हमने फुल स्टॉप नहीं लगा दिया, हमने जो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय की रिलेशनशिप थी उसे खत्म नहीं करा है ले ऑफ में। ले ऑफ अकर ओनली इन कंटिन्यूइंग बिजनेस। अगर हम बात करते हैं ले ऑफ की तो ले ऑफ कब अकर होता है? सिर्फ कंटिन्यू बिजनेस पे, यानी कि कोई बिजनेस चल रहा है तभी ले ऑफ अकर होगा। अगर कोई बिजनेस बंद है, यानी कि कोई बिजनेस खत्म कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, तो ले ऑफ अकर नहीं होगा। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं किसी फैक्ट्री का ऑनर हूं, अब वहां पे कोई मशीन है, सडनली कोई मशीन खराब हो गई। अब मैंने 2 थॉट्स आते हैं। अगर मैंने सोचा कि ठीक है खराब हो गई मशीन तो मैं इस मशीन को सही करवा लेता हूं, तो उस सिचुएशन में मैं बिजनेस को क्या कर रहा हूं? अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर रहा हूं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? ले ऑफ अकर होगा। क्लियर? क्योंकि मैं एम्प्लॉयज वर्कमैन से क्या कह दूंगा कि मुझे 10 दिन का समय दीजिए, तब तक मैं न्यू मशीन इंपोर्ट कर देता हूं, या इंजीनियर्स आएंगे वो सही करेंगे, तो आप कुछ दिन के लिए क्या हो? ले ऑफ पे हो। क्लियर? अगर दूसरी सिचुएशन में सोचता हूँ कि मुझे बिजनेस से बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा है, अब मशीन भी ख़राब हो गई और जो रिपेयरिंग कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा
बहुत ज़्यादा हाई है तो मैं बिजनेस को क्या कर देता हूँ, क्लोज कर देता हूँ, तो तब ले ऑफ अकर नहीं होगा। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, एसेंशियल कंडीशन। अब बात कर लेते हैं एसेंशियल कंडीशंस की, किसकी, ले ऑफ की। नंबर 1, द नंबर ऑफ वर्कमैन एम्प्लॉयड इन एन इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट शुड नॉट बी लेस देन 50 ऑन एन एवरेज पर वर्किंग डे इन द प्रिसाइडिंग कैलेंडर मंथ। अब देखिए, जो एवरेज आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 50 से ज़्यादा आना चाहिए, 50 से कम नहीं होना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज। अब जो मंथ की बात कर रहे हैं तो कितने होते हैं मंथ में, डे, कैलेंडर मंथ, यानी कि प्रिसाइडिंग कैलेंडर मंथ 30 और 31 डेज। क्लियर? उसे आप क्या कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ वर्कर को डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ डेज से, आपका एवरेज आ जाएगा। जो एवरेज आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, 50 से ज़्यादा आना चाहिए, 50 से कम नहीं आना चाहिए। ये क्या हमारी एसेंशियल रिक्वायरमेंट है ले ऑफ की। सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है, द इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट शुड नॉट बी अ सीजन करेक्टर। जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट है, यानी कि जो हमारी इंडस्ट्री है, जो हमारी फैक्ट्री है, उसका जो नेचर है वो सीजन करेक्टर का नहीं होना चाहिए। सीजन करेक्टर का मीन्स क्या है, देखो, अगर आप यूपी से हैं तो आपने सुना हो कि कोलू चलता है। कोलू मीन्स क्या हो गया, जहाँ जो शुगर केन होता है उसे आप क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं किस में, बिल्कुल सही, गुड़ में। तो वो सीजन करेक्टर का होता है। सीजन करेक्टर का मीन्स कि जैसे आपने सुना हो कि कुछ 6 महीने फैक्ट्री चल रही है, 6 महीने बंद रहती है, 3 महीने फैक्ट्री चल रही है, 3 महीने बंद रह रही है, तो कुछ ऐसे सीजन करेक्टर की नहीं होती, कुछ जो सीजनल फैक्ट्री चलती है। तो जो आपकी स्टैब्लिशमेंट होनी चाहिए वो सीजनल करेक्टर की नहीं होनी चाहिए। सीजनल करेक्टर मीन्स ऐसा नहीं होना चाहिए कि जैसे आपके कुछ टाइम चल रही है फैक्ट्री, कुछ टाइम बंद है। अगर ऐसा है तो वहां पे ले ऑफ अकर नहीं होता, क्योंकि ऑब्वियसली अगर वो एस्टैब्लिशमेंट, वो इंडस्ट्री, वो फैक्ट्री क्या है, सीजन करेक्टर की है, तो एक टाइम पे एम्प्लॉयर जो आपका जो नॉन वर्किंग पीरियड होगा उस टाइम पे फेल हो जाएगा अपने एम्प्लॉय को वर्क देने में, तो वहां ले ऑफ अकर नहीं होता। क्लियर बच्चों? कम टू द थर्ड पॉइंट, अनएम्प्लॉयमेंट शुड बी ड्यू टू फेलियर, refusal or inability of an employer and account of reasons beyond his control। अगर हम बात करते हैं जो अनएम्प्लॉयमेंट है, यानी कि जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहा, किसे, अपने लेबर्स को, वर्कमैन को, एम्प्लॉय को, तो जो सिचुएशन है, यानी कि जो इनएबिलिटी है एम्प्लॉयर की, वो जो रीजंस है वो उसके कंट्रोल से बियॉन्ड होनी चाहिए, यानी कि मेलाफाइड इंटेंशन नहीं होनी चाहिए एम्प्लॉयर की। एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। मैं किसी भी फैक्ट्री का ओनर हूँ, मेरी मशीन है, अब मशीन में छोटा सा वायरिंग फॉल्ट हो गया, यानी कि माइनर फॉल्ट हो गया उस मशीन पे। मुझे पता है कि वो 5 to 10 मिनट में जब मैं उसकी वायर चेंज करूंगा उस मशीन की, वो मशीन क्या हो जाएगी, सही हो जाएगी। क्लियर? अगर मैं ऐसा करता हूं कि मैं सामने वाले पर्सन्स हैं, जो मेरे वर्कमैन्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, उन्हें मैं ऐसे दिखाता हूं कि जो मेरी मशीन्स है उस पर बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, बहुत बड़ा मेजर फॉल्ट है उस मशीन पे, तो ऐसी सिचुएशन पे ले ऑफ नहीं अकर होता। क्लियर? जो सिचुएशन होनी चाहिए वो एक्चुअल होनी चाहिए, जेन्युइन सिचुएशन होनी चाहिए, कि चाह के भी जो एम्प्लॉयर है वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा उस सिचुएशंस को, यानी कि उस टाइम चाह के भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पा रहा अपने एम्प्लॉयज को, वर्कमैन को। क्लियर? दे शुड नॉट बी अ मेलाफाइड ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयर, यानी कि कोई भी डिफॉल्ट कह लीजिए। मेलाफाइड मतलब, मेलाफाइड क्या होता है, एक तरीके से लाइक कहते नहीं है, मेलाफाइड सिचुएशन की हम अपने मतलब के लिए जेन्युइन नहीं होती सिचुएशन, कि हम जानबूझ के नहीं करना चाह रहे, जानबूझ के एम्प्लॉयमेंट नहीं देना चाह रहे, उसे कहते हैं मेलाफाइड सिचुएशन। क्लियर? दे शुड नॉट बी मेलाफाइड ऑन द पार्ट ऑफ द एम्प्लॉयर, यानी कि एम्प्लॉयर की तरफ से कोई भी मेलाफाइड नहीं होना चाहिए। क्लियर? मेलाफाइड का एग्जैक्ट वर्ड मुझे ध्यान नहीं आ रहा। मेलाफाइड मीन्स रॉन्ग इंटेंशन, आप कह लीजिए कि जो एम्प्लॉयर है वो उसकी रॉन्ग इंटेंशन है, वो इस सिचुएशन का क्या लेना चाह रहा है, बेनिफिट लेना चाह रहा है। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, द नेम ऑफ द वर्कमैन should be done on the muster roll official list of the industrial establishment। ये मुझे बताने की शायद जरूरत ही ना हो, जो establishment है उसका जो ऑफिशियल लिस्ट है उस पे वर्कमैन का, उस एम्प्लॉय का, उस लेबर का क्या होना चाहिए, नेम मेंशन होना चाहिए। द वर्कमैन शुड नॉट हैव बीन गिवन एम्प्लॉयमेंट विद 2 hours ऑफ हिज सो प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ। अगर हम बात करते हैं ले ऑफ किसे कहते हैं, तो देखिए ले ऑफ में क्या है, अब वर्कर है, जो वर्कमैन है, जो एम्प्लॉय है, वो आया ऑफिस में और वो उसे 2 घंटे से ज़्यादा हो गए, उसे वर्क अलॉट नहीं हुआ, तो उसे हम क्या कहेंगे, ले ऑफ कहेंगे। ध्यान से समझना, ध्यान से समझना इस पॉइंट को। अगर उस टाइम जो एम्प्लॉयर है वो आपको पे कर रहा है तो वो ले ऑफ नहीं होता। समझ आई? फॉर एग्जाम्पल, आप गए अपनी कोई भी कंपनी है, कोई भी फैक्ट्री में आप गए, अब आपको पता है कि आज काम नहीं है, 4-5 घंटे हो गए, आप कहोगे सर ले ऑफ हो गया, नहीं,
उस टाइम आपको जो एम्प्लॉयर है वो पे कर रहा है ना सैलरी, मंथली सैलरी। अगर आप उस टाइम खाली भी हैं तो उस टाइम आप क्या कुछ काम नहीं कर रहे तो उस टाइम भी आपको पे करा जा रहा है ना। तो उस सिचुएशन में जो एम्प्लॉय वो नहीं माना जाएगा ले ऑफ हुआ है उसका। क्लियर। अब बात करते हैं जो वर्कमैन है वो कंपनसेट कर सकता है, यानी कि जब सडनली आपने क्या करा, आपने उसे क्या कर दिया, आप जो एम्प्लॉयर है वो क्या है फेल हो रहा है वर्क देने में अपने वर्कमैन को, तो वो क्या कर सकता है ले ऑफ की सिचुएशन में क्या कर सकता है, कंपनसेट कर सकता है। किससे? एम्प्लॉयर से। अब कुछ और रिक्वायरमेंट भी तो होगी जो हमने पढ़ी थी। एक रिक्वायरमेंट और है, वर्कमैन यानी कि जो एम्प्लॉय है, जो पर्सन है, वो 1 साल से उस एस्टेब्लिशमेंट में कॉन्टिन्यूसली क्या कर रहा हो, सर्विस प्रोवाइड कर रहा हो, वर्क कर रहा हो। क्लियर। तभी उसका राइट अराइज होगा, राइट टू कंपनसेट। क्लियर। अगर हम बात करें कोई भी वर्कमैन है, कोई भी पर्सन है, वो 6 महीने पहले ज्वाइन हुआ था उस एस्टेब्लिशमेंट में, उस फैक्ट्री में, उस इंडस्ट्री में क्या हुआ है, 6 महीने पहले ज्वाइन हुआ है, तो वो कंपनसेट नहीं कर सकता एम्प्लॉयर से। क्लियर। कॉन्टिन्यूसली सर्विस होनी चाहिए उस वर्कमैन की 1 ईयर की उस एस्टेब्लिशमेंट में, तो वो क्या कर सकता है, कंपनसेट का राइट क्या कर सकता है, उस पर कंपनसेट का राइट होता है, वो कंपनसेट ले सकता है एम्प्लॉयर से। कंडीशन टू बी फुलफिल्ड बाय द लेड ऑफ वर्कमैन फॉर क्लेमिंग अ कंपनसेशन। अब क्या क्या कंडीशन है, जो कंडीशन फुलफिल होगी तब वर्कमैन, वो एम्प्लॉय, वो पर्सन क्या क्लेम कर सकता है, कंपनसेशन क्लेम कर सकता है। किस सेक्शन में गिवन है, सेक्शन नंबर 25 ऑफ आईडी एक्ट 1947। क्लियर। आईडी एक्ट मीन्स इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट। बिफोर अ वर्कमैन मे क्लेम ले ऑफ कंपनसेशन ही मस्ट फुलफिल सम कंडीशन। अब क्लेम करने से पहले कंपनसेशन किससे, कौन किससे क्लेम कर रहा है, एम्प्लॉय, वर्कमैन किससे क्लेम कर रहा है, एम्प्लॉयर से, तो उसे कुछ कंडीशन को क्या करना पड़ेगा, फुलफिल करना होगा। क्या कंडीशन फुलफिल होगी, ही इज नॉट अ बदली और कैजुअल वर्कमैन। जो एम्प्लॉय, जो वो वर्कमैन है, वो क्या नहीं होना चाहिए, बदली वर्कमैन नहीं होना चाहिए। ये क्या है, बदली वर्कमैन और कैजुअल वर्कमैन क्या होते हैं, देखिए एग्जाम्पल से समझाता हूँ। कभी जो आपके घर की मेड रहती हैं तो वो कभी क्या जाते हैं, अपने गाँव चले जाती हैं, विलेज चले जाते हैं। जैसे अभी रिसेंटली जो मेरी मेड थी वो बिहार चली गई थी, तो वो जो बिहार गई थी वो 25 दिन के लिए गई थी। तो 25 दिन के लिए मेरे घर में मेड नहीं थी, तो उस पर्सन ने, यानी कि जो मेरी मेड है, उसने क्या कहा था कि जो मेरी बेटी है वो क्या करेगी, आपके घर काम करेगी। क्लियर। तो आप यहां देखना, जब सब्सटीट्यूट अवेलेबल करवा रहे हैं, क्लियर, तो वो क्या होता है, बदली वर्कमैन हो गया, कि यानी कि मेरी जगह ये पर्सन काम कर लेगा। तो ऐसी सिचुएशन में अगर वो बदली वर्कमैन है, ये कैजुअल वर्कमैन है, तो वो क्या नहीं होगा, एंटाइटल नहीं होगा किस चीज के लिए, क्लेम करने के लिए, किस चीज को, कंपनसेशन को। अगर बात करते हैं सेकेंड पॉइंट की, हिज नेम इज ऑन द मस्टर रोल ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट, यानी कि उसका नेम जरूर मेंशन होना चाहिए ऑफिशियल लिस्ट ऑफ द एस्टैब्लिशमेंट। क्लियर। ही हैड कंप्लीटेड 1 ईयर ऑफ कॉन्टिन्यूस सर्विस, ये मैं पॉइंट आपको बता ही चुका हूं। उस पर्सन ने उस एस्टैब्लिशमेंट पे 1 साल क्या करा हो, वर्क किया हो, अपनी सर्विस प्रोवाइड करी हो। क्लियर। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। वर्कमैन नॉट एंटाइटल। अब हमने क्या देखना है कि जहां पे जो हमारा वर्कमैन है वो एंटाइटल नहीं होगा किस चीज के लिए, कंपनसेशन के लिए। किस सेक्शन में डिफाइंड है, सेक्शन नंबर 25E, रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट। अब देखिए, मैं मालिक हूं किसी फैक्ट्री का, वहां पे क्या हो गई, मेरी फैक्ट्री में मशीन खराब हो गई, और जो मशीन वो खराब हुई है उसे इंपोर्ट होने में 3 महीने लगेंगे। क्लियर। वो यूएसए से इंपोर्ट होनी थी, उसमें 3 महीने लगेंगे। तो मैंने कहा, जो हमारे लेबर्स थे, जो एम्प्लॉयज थे, जो वर्कमैन थे, मैंने उनसे कहा कि मेरी दूसरी फैक्ट्री पे सेम पोस्ट पे आप क्या कर लीजिए, वर्क कर लीजिए। और वो कहते हैं हम आपकी दूसरी फैक्ट्री पे क्या नहीं करेंगे, वर्क नहीं करेंगे। तो जहां आपने ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट को रिफ्यूज कर दिया, यानी कि एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, तो वर्कमैन उस सिचुएशन में एंटाइटल नहीं होगा कंपनसेशन के लिए। क्लियर। वो कंपनसेशन क्लेम नहीं कर सकता, एंटाइटल नहीं होगा वो कंपनसेशन के लिए। समझे आप। रिफ्यूजल टू एक्सेप्ट ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट इन द सेम एस्टैब्लिशमेंट और एनी अदर एस्टैब्लिशमेंट और बिलोंगिंग टू द सेम एम्प्लॉयर। क्लियर। जो सेम एम्प्लॉयर से बिलोंग करती है, उसने क्या कहा, भाई मेरी एक फैक्ट्री में क्या हो गई, मशीन खराब हो गई, मैंने कहा सेम मेरी दूसरी फैक्ट्री है, वहां जाके वर्क कर लीजिए। ध्यान से समझना एक पॉइंट, कि सेम पोस्ट अलॉट कर रहा हूं, क्लियर, सेम वर्किंग आवर्स हो, जो फैसिलिटीज हो वो सेम हो। ऐसा ना करें कि हमने क्या कर रखा है, यहाँ पे जो मैनेजर है वहां पे हमने उसे क्या कर दिया, लेबर कर दिया। क्लियर। ऐसी सिचुएशन में वो रिफ्यूज कर सकता है, बट सेम पोस्ट है, सेम सैलरी है, सेम वर्किंग आवर्स हैं,
और वर्कमैन वो एम्प्लॉय क्या करता है, रिफ्यूज़ करता है, ऑल्टरनेट एम्प्लॉयमेंट को एक्सेप्ट नहीं करता, उसके लिए रिफ्यूज़ कर देता है कि मुझे नहीं चाहिए, तो उस सिचुएशन में वो एम्प्लॉय, वो वर्कमैन क्या नहीं कर सकता, बिल्कुल सही, कंपनसेशन के लिए एंटाइटल नहीं होगा वो। कम टू द सेकेंड पॉइंट, वेयर द वर्कमैन डज नॉट कम टू वर्क ड्यूरिंग नॉर्मल वर्किंग आवर्स एटलीस्ट वंस अ डे। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं, मैंने क्या कर दिया, दूसरी फैक्ट्री में उसे क्या कर दिया, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर दी उस पर्सन को। अब उस फैक्ट्री में क्या नहीं है, वर्क नहीं है, वो आज आया कि सर आज मुझे अलॉटमेंट करवा दीजिए, मैं आज नहीं करवा पाया। और देखिए, जो वर्किंग आवर्स है, ध्यान से समझना, वर्किंग आवर्स पे अगर वो पर्सन प्रेजेंट ही नहीं है तो उस सिचुएशन में वो पर्सन एंटाइटल नहीं होगा किस चीज़ के लिए, कंपनसेशन के लिए। यानी कि मैंने कहा कि आप कल आ जाइए मेरी फैक्ट्री पे, और वो कल आया ही नहीं, वर्किंग आवर्स पे वो प्रेजेंट ही नहीं है, वो 2-3 दिन से वर्किंग आवर पे आ ही नहीं रहा, तो जब वो वर्किंग आवर पे नहीं आ रहा, यानी कि मेरी ऑल्टरनेटिव फैक्ट्री पे या सेम फैक्ट्री पे वो वर्किंग आवर में प्रेजेंट ही नहीं है, तो वो एंटाइटल नहीं होगा किसके लिए, कंपनसेशन के लिए। कम टू द थर्ड पॉइंट, वेयर द ले ऑफ बिकॉज ऑफ स्ट्राइक और स्लोइंग डाउन ऑफ प्रोडक्शन ड्यू टू वर्कमैन ऑन अनदर पार्ट ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट। अगर हम बात करते हैं स्ट्राइक की वजह से, अब जो लेबर्स है उन्होंने स्ट्राइक कर रखी है, हमारी मांगे पूरी करो, हमें 20% बोनस चाहिए प्रॉफिट में से, 50% बोनस चाहिए, तो अब उन्होंने स्ट्राइक कर रखी है, उसकी वजह से ले ऑफ हो रहा है। इस सिचुएशन पे वर्कमैन एंटाइटल नहीं होंगे कंपनसेशन के लिए। क्लियर? या स्लो डाउन ऑफ प्रोडक्शन का मीन्स कि वो जानबूझ के क्या कर रहे हैं, जो हम उनका प्रोडक्शन है, जो हमारी फैक्ट्री का प्रोडक्शन है, उसे क्या कर रहे हैं, स्लो प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में भी क्या है, बिल्कुल सही, एंटाइटल नहीं होगी लेबर्स। अब कम टू द, ध्यान से समझना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिट्रेंचमेंट। काफी बार क्वेश्चन आता है डायरेक्टली, किस सेक्शन में डिफाइंड है हमारे आईडी एक्ट के, सेक्शन 2OO. The ordinary meaning of retrenchment is that business itself in continue through a portion of staff or labor force is discharged as surplus। अगर हम बात करते हैं रिट्रेंचमेंट की, होता क्या है, बिजनेस कॉन्टिन्यू में है, यानी कि बिजनेस चल रहा है और आपने अच्छी खासी अमाउंट में जो स्टाफ है और लेबर है उसे क्या कर दिया, हटा दिया। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। रिट्रेंचमेंट इज द टर्मिनेशन ऑफ अ वर्कमैन फॉर एनी रीजन व्हाटसोएवर अदरवाइज देन एज अ फॉर्म ऑफ अ पनिशमेंट। अगर हम बात करते हैं रिट्रेंचमेंट में, सबसे पहले आपने एसेंशियल क्या देखा, बिजनेस क्या होगा, कंटिन्यू होगा। क्लोजर से बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, क्लोजर में क्या कर रहे हैं, फैक्ट्री ही, हमारी जो एस्टैब्लिशमेंट है, इंडस्ट्री, वो क्या हो गई, बंद हो गई। रिट्रेंचमेंट में क्या है, फैक्ट्री, वो बिजनेस क्या है, कंटिन्यू है, और आप क्या कर रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं अपने स्टाफ को, एम्प्लॉयज को, वर्कर्स को, लेबर्स को। क्लियर? रिट्रेंचमेंट में दूसरी कंडीशन क्या है, जो आपका टर्मिनेशन है वो वर्कमैन का, वो किसी भी रीजन की वजह से हो सकता है, अदरवाइज देन एज अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। आप पनिशमेंट के फॉर्म में आप अपने एम्प्लॉय को क्या नहीं कर सकते, टर्मिनेट नहीं कर सकते। रिट्रेंचमेंट डज नॉट इंक्लूड द फॉलोइंग। अगर हम बात करते हैं रिट्रेंचमेंट में क्या इंक्लूड नहीं होता, अब रिट्रेंचमेंट में हमें यह तो पता चल गया कि आप अपने वर्कमैन को, एम्प्लॉय को क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं, टर्मिनेट कर रहे हैं किसी भी रीजन से। क्लियर? और आपका बिजनेस भी क्या है, कंटिन्यू है। अब क्या क्या चीज इंक्लूड नहीं होती रिट्रेंचमेंट में, फर्स्ट, वॉलंटरी रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्कमैन। अब देखिए, वॉलंटरी रिटायरमेंट का मतलब ये होता है जब वर्कमैन अपनी इच्छा से, वॉलंटरी मतलब होता है अपनी इच्छा से क्या ले रहा हूँ, रिटायरमेंट ले रहा हूँ, तो वो भी हमारा इंक्लूड नहीं होगा रिट्रेंचमेंट में। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, रिटायरमेंट ऑफ द वर्कमैन ऑन रीचिंग एन एज ऑफ द सुपरएनुएशन एज स्टिपुलेटेड इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एम्प्लॉयमेंट। जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके हिसाब से, यानी कि एज पर द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट, उस पर्सन ने, वर्कमैन ने, उस एम्प्लॉय ने, उस पर्सन ने क्या कर लिया, अटेन कर लिया उस एज को, तो वो भी रिटायरमेंट में नहीं आएगा, सॉरी, वो भी रिट्रेंचमेंट में नहीं आएगा। कम टू द थर्ड पॉइंट, टर्मिनेशन ऑफ सर्विसेज ड्यू टू नॉन रिन्यूअल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो कॉन्ट्रैक्ट है उसे रिन्यू नहीं करा तो ऑटोमेटिकली क्या हुई, जो सर्विस है वो क्या हो चुकी है, टर्मिनेशन हो चुका है सर्विस का। फॉर एन एग्जाम्पल, दो कंपनी है या कुछ लेबर्स है, उनके साथ क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। क्लियर? अब वो कॉन्ट्रैक्ट 6 महीने का हुआ है या साल भर का हुआ था। क्लियर? अब उसे हमने जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको रिन्यूअल नहीं करा, यानी रिन्यू नहीं करा, तो क्या हो गया, वो भी हमारा रिट्रेंचमेंट में नहीं आएगा। टर्मिनेशन ऑफ द सर्विसेज ऑफ अ वर्कमैन ऑन द ग्राउंड ऑफ कंटिन्यूड इल हेल्थ, यानी कि कोई पर्सन है, जो भैया एक पर्सन है वो बहुत लंबे समय से क्या है, बीमार है, बहुत लंबे समय से बीमार हो रहा है, कंटिन्यू बीमार पड़ जा रहा है, बीमार हो रहा है, तो अगर हमने उसका टर्मिनेशन कर दिया तो वो भी हमारा इंक्लूड नहीं होगा किस चीज़ में, रिट्रेंचमेंट में। क्लियर? अगर थोड़ा सा टॉपिक ये रिट्रेंचमेंट डज नॉट इंक्लूड
फॉलोइंग मैंने क्या करा हो, थोड़ा स्पीडली कवर कर दिया हो, तो एक बार आप रीड आउट करोगे तो भी समझ आ जाएगा। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है, वॉलंटरी रिटायरमेंट, कि जहां वर्कमैन अपनी इच्छा से क्या ले लिया, उसने रिटायरमेंट ले लिया, इंक्लूड नहीं होगा। सेकंड क्या नहीं इंक्लूड होगा, जब एक पर्सन क्या कर चुका, अटेन कर चुका अपनी रिटायरमेंट एज को, तो वो भी क्या नहीं होगा, रिटेंचमेंट में इंक्लूड नहीं होगा। थर्ड पॉइंट क्या कहता है, जब जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या हो चुका है, रिन्यू नहीं करा गया, तो उसमें टर्मिनेशन हो चुका होगा सर्विसेज का, तो वो भी क्या नहीं कहलाएगा, रिट्रेंचमेंट नहीं कहलाएगा। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है, एक पर्सन है उसको टर्मिनेशन कर रहे हैं उसकी सर्विसेज का, क्यों, क्योंकि वो बहुत लंबे समय से क्या है, बीमार है, कंटिन्यू बहुत लंबे समय से क्या रहता है, बीमार रहता है, तो हम उसका क्या कर रहे हैं, टर्मिनेशन कर रहे हैं, तो वो भी क्या नहीं होगा, इंक्लूड नहीं होगा रिट्रेंचमेंट में। क्लियर, चारों पॉइंट रिवाइज भी करवा दिए। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ रिट्रेंचमेंट। अगर हम बात करते हैं एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स के बारे में रिट्रेंचमेंट की, तो वो क्या होते हैं, देखते हैं। देयर मस्ट बी अ टर्मिनेशन ऑफ द सर्विसेज ऑफ अ वर्कमैन, यानी कि जो वर्कमैन है उसकी सर्विसेज का क्या होना चाहिए, टर्मिनेशन होना चाहिए। अब टर्मिनेशन कौन करेगा, एम्प्लॉयर। तो सेकंड एसेंशियल क्या हो गया, द टर्मिनेशन मस्ट बी बाय द एम्प्लॉयर, जो टर्मिनेशन हो किसके द्वारा करा गया हो, एम्प्लॉयर के द्वारा करा गया हो। कम टू द थर्ड पॉइंट, फॉर एनी रीजन, यानी कि किसी भी रीजन की वजह से अगर एम्प्लॉयर ने वर्कमैन का क्या कर दिया, टर्मिनेशन कर दिया, टर्मिनेट कर दिया उसे उसके वर्क से, तो वो क्या कहलाएगा, रिट्रेंचमेंट कहलाएगा। बट एनी रीजन में मैंने आपको एक चीज बताई थी, अदर देन, बिल्कुल सही, अदरवाइज देन एज बाय द वे ऑफ पनिशमेंट, यानी कि पनिशमेंट की फॉर्म में नहीं होना चाहिए। अब एक केस डिस्कस कर लेते हैं, बायराम पस्तौनी जी गरीवाला वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स। The Supreme Court held that retrenchment can be said to be occur only when, अब यहां से ध्यान से पढ़ना, there is a discharge of excess labor by the employer, यानी कि जब एक्सेस में लेबर क्या कर रहा है, डिस्चार्ज कर रहा है, कौन, एम्प्लॉयर, तो वो क्या कहलाया जाएगा, रिट्रेंचमेंट कहलाया जाएगा। आप एक बात मान लीजिए, मेरी कंपनी में 1000 एम्प्लॉय हैं, मैंने 2 एम्प्लॉय को या 3 एम्प्लॉय को हटा दिया, क्लियर, उसे टर्मिनेशन कर दिया मैंने, उन्हें टर्मिनेशन लेटर दे दिया, तो वो रिट्रेंचमेंट नहीं कहलाएगा। जब मैं एक्सेस में, जो एम्प्लॉयर है वो एक्सेस में लेबर को क्या कर रहा है, हटा रहा है, तो क्या कहलाया जाएगा, तब कहलाया जाएगा रिट्रेंचमेंट। केस में हेल्ड हुआ था, बायराम पस्तौनी जी गरीवाल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स में हेल्ड करा था सुप्रीम कोर्ट ने। क्लियर, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब बात करते हैं कंडीशन प्रेसिडेंट्स टू रिट्रेंचमेंट ऑफ द वर्कमैन, सेक्शन 2F के बारे में। अब कुछ कंडीशन होती है जो फुलफिल करनी होती है, किस चीज के लिए, वैलिड रिट्रेंचमेंट के लिए। देखते हैं क्या है, द वर्कमैन हैज टू गिवन वन रिटन नोटिस विच इंक्लूड्स द रीजन ऑफ रिट्रेंचमेंट। अब जो वर्कमैन है जिसे टर्मिनेट करा जा रहा है, किसके द्वारा, एम्प्लॉयर के द्वारा, तो उसे एक राइटिंग में यानी कि रिटर्न में एक नोटिस देना होगा, क्लियर, और उसमें रीजन मेंशन करना होगा किस चीज का, रिट्रेंचमेंट का, और जो नोटिस दिया जाएगा वो 1 महीने पहले दिया जाएगा रिट्रेंचमेंट से। क्लियर, in the case of immediate retrenchment, employer must pay wages for the period of notice। अगर immediately retrenchment हो रहा है, यानी कि तुरंत ही रिट्रेंचमेंट हो रहा है, आपने 1 महीने पहले क्या नहीं दिया, नोटिस नहीं दिया रिट्रेंचमेंट का, किसे, बिल्कुल सही, अपने वर्कमैन को, अपने एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉयर को क्या करना पड़ेगा, एम्प्लॉयर को वेजेस देना पड़ेगा उस नोटिस पीरियड का। यानी कि इन द सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट जो हमारा 1 मंथ है, जो नोटिस पीरियड है, 1 महीने का क्या करना पड़ेगा, वेजेस पे करने पड़ेंगे वर्कमैन को। क्लियर, थर्ड पॉइंट, द वर्कमैन हैज टू बी पेड एट अ टाइम ऑफ रिट्रेंचमेंट। कंपनसेशन, जो उसे कंपनसेशन दी जाएगी, किसे, वर्कमैन को, वो कितनी होगी, कंपनसेशन इक्वल टू द एवरेज पे ऑफ 15 डेज। क्लियर, यानी कि जितने भी टाइम, देखिए मैंने ब्रैकेट में लिख भी रखा है, फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ कॉन्टिन्यूस सर्विस, यानी कि जितने भी टाइम उन्होंने वर्क करा है उस एस्टेब्लिशमेंट पे, उनका एवरेज निकाल के, एवरेज ऑफ 15 डेज, उसे क्या दे दी जाएगी, कंपनसेशन दे दी जाएगी वर्कमैन को। कम टू द फोर्थ पॉइंट, द नोटिस इज ऑल्सो टू बी सर्व्ड ऑन द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अब देखिए एम्प्लॉयर की क्या है, यहाँ ड्यूटी है कि उन्हें नोटिस देना पड़ेगा अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को, प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म में एम्प्लॉयर को नोटिस देना होगा, किसे, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को। क्लियर, किस चीज का, रिट्रेंचमेंट का। क्लियर, कम टू द नेक्स्ट स्लाइड, प्रोसीजर ऑफ रिट्रेंचमेंट, सेक्शन 25G, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। आप सभी ने रिट्रेंचमेंट पढ़ लिया, क्या होता है रिट्रेंचमेंट, बताइए। एक्सेस अमाउंट में क्या कर रहे हैं, स्टाफ को टर्मिनेट किया जा रहा है बाय द एम्प्लॉयर, यानी कि रिट्रेंचमेंट कौन कर रहा है, एम्प्लॉयर कर रहा है। एक्सेस अमाउंट में क्या कर रहा है, स्टाफ को निकाल रहा है, टर्मिनेट कर रहा है किसी भी रीजन की वजह से। क्लियर, अदर देन अ फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। अब जब रिट्रेंचमेंट हो रहा है, वो 1 लेबर या 2 लेबर का तो नहीं हो रहा,
अच्छी खासी अमाउंट में हो रहा होगा, यानी कि अच्छे खासे नंबर ऑफ लेबर्स को क्या करा जा रहा होगा, टर्मिनेट करा जा रहा होगा। अब कोई रूल, कोई प्रिंसिपल होगा। अब किसी भी पर्सन को हटाओगे, किसी भी पर्सन को टर्मिनेट कर दोगे, किसी भी पर्सन को टर्मिनेट कर दोगे, 50% है, अपनी मर्जी से किसी को भी टर्मिनेट कर दोगे, कोई प्रिंसिपल तो होना चाहिए ना। प्रिंसिपल है, क्या प्रिंसिपल है? प्रिंसिपल हमारा डिफाइंड सेक्शन 25G में है। किसमें? आईडी एक्ट 1947 में। प्रिंसिपल क्या है? आप सभी को स्क्रीन के सामने शो हो रहा होगा। फर्स्ट कम लास्ट को, उसे क्या कह लीजिए, लास्ट कम फर्स्ट को, यानी कि जो पहले आया है, फर्स्ट कम मतलब जो पहले आया है वो लास्ट में जाएगा, और इसे दूसरी तरीके से क्या कह लीजिए, जो आखिर में आया है, यानी कि जो बाद में आया, लास्ट में आया, वो क्या कर जाएगा, पहले जाएगा। अब इसे समझते हैं। 5 बंदे हैं, एक 5 साल पहले अपॉइंट हुआ था, एक 4 साल पहले हुआ था, एक 3 साल पहले हुआ था, एक 2 साल पहले हुआ था, एक 1 साल पहले हुआ था। ठीक है, तो अब हम इस प्रिंसिपल को समझेंगे। जो पहले आया है, 5 साल वाला जो पहले आया, यानी कि उसकी अपॉइंटमेंट पहले हुई होगी इस्टेब्लिशमेंट में, तो वो सबसे आखिरी में जाएगा रिट्रेचमेंट में। क्लियर? यानी कि अब अगर मान लीजिए 5 बंदे और हमें इनमें से 3 निकालने हैं, तो सबसे जो पहले आया वो सबसे आखिरी में जाएगा। क्लियर? अगर हम इसे दूसरे तरीके से समझे, जो आखिरी में आया था, लास्ट कम, यानी कि 1 साल पहले जो आया था वो पहले जाएगा। क्लियर? 3 निकालने हैं तो पहले ये जाएगा, फिर ये जाएगा, फिर ये जाएगा, और ये दोनों रह जाएंगे एस्टैब्लिशमेंट में। समझे कि यानी कि जो पहले आया है वो बाद में जाएगा, और जो बाद में आया, यानी कि जिसका रिसेंटली अपॉइंटमेंट हुआ होगा, यानी कि जिसका सबसे ज्यादा कम होगा टेन्योर, यानी कि सर्विस टेन्योर जिसका सबसे ज्यादा कम होगा, वो पहले जाएगा। क्लियर? कम टू द फर्स्ट पॉइंट। वेयर एनी वर्कमैन इन एन इंडस्ट्रियल एस्टैब्लिशमेंट हु इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया is to be retrenched and he belongs to a particular category of a workman in that establishment। अगर हम बात करते हैं किसी भी वर्कमैन का, आप क्या करेंगे, रिट्रेचमेंट कर रहे हैं, तो सबसे पहली कंडीशन ये भी होनी चाहिए कि वो क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। क्लियर? अगर किसी भी इस्टेब्लिशमेंट में कोई भी वर्कमैन है, वो क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया है, और वो किसी भी पर्टिकुलर कैटेगरी से बिलोंग करता है उस एस्टैब्लिशमेंट की, तो उसका क्या हो सकता है, रिट्रेचमेंट हो सकता है। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। द एम्प्लॉयर शेल ऑर्डिनरली रिट्रेंच द वर्कमैन हु वाज द लास्ट पर्सन टू बी एम्प्लॉयड। यानी कि क्या, अगर हम जनरल रूल के बारे में बात करें, जैसा कि हमने प्रिंसिपल जो पढ़ा है, एम्प्लॉयर क्या करता है, जो लास्ट पर्सन अपॉइंट हुआ है उसे क्या करता है, फर्स्टली क्या करता है, उसका रिट्रेचमेंट करता है। Clear? The employer is also required to maintain a seniority list of the workmen. The system of the last in first out is to be followed in retrenching workmen। अगर हम बात करते हैं रिट्रेचमेंट प्रोसेस की, तो उसमें क्या करा जाता है, जो लास्ट में जो अपॉइंट्स हुए उन पर्सन को क्या करा जाता है, निकाला जाता है, और सीनियोरिटी को मेंटेन करा जाता है। क्योंकि देखिए, आप कभी देखिए जो सीनियर पर्सन होते हैं उनके एक्सपीरियंस ज़्यादा होते हैं, उन्हें नॉलेज ज़्यादा हो जाती है, तो उन्हें क्या करा जाता है, एस्टैब्लिशमेंट में रखा जाता है, और जो नए नए जो अपॉइंट हुए थे उन्हें क्या करा जाता है, एट द टाइम ऑफ रिट्रेचमेंट, अगर हमें रिक्वायरमेंट है रिट्रेचमेंट की, तो उन्हें क्या कर दिया जाता है, निकाल दिया जाता है। द रूल लास्ट कम फर्स्ट गो इंटेंडेड टू अफोर्ड वेरी हेल्दी सेफगार्ड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ वर्कमैन इन रिगार्ड टू रिट्रेचमेंट। अगर हम बात करते हैं रिट्रेचमेंट की प्रोसेस में, प्रोसीजर में, जो हमारे रूल है, ये जो प्रिंसिपल है, क्या फर्स्ट कम लास्ट गो या लास्ट कम फर्स्ट गो कह लीजिए, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है। हेल्दी कैसे? देखिए, अगर आपको फॉर एन एग्जांपल आपकी कंपनी है और आपको 100 एम्प्लॉयज़ को क्या करना है, 100 वर्कमैन को क्या करना है, रिट्रेचमेंट करना है, टर्मिनेट करना है, तो देखिए कोई प्रोसीजर होना चाहिए। और ये प्रोसीजर हेल्दी क्यों है? तो इसमें जब एक प्रोसीजर होता है किसी भी चीज़ में, तो कोई भी पर्सन क्या नहीं कर सकता, उसमें इंटरप्ट नहीं कर सकता कि आपने इस पर्सन को क्यों नहीं निकाला, क्योंकि देखिए प्रिंसिपल है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 25G हमारा प्रिंसिपल है, हमारा रूल है, फर्स्ट कम लास्ट गो, लास्ट कम फर्स्ट गो। क्लियर? कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। द रूल लास्ट कम फर्स्ट गो इज नॉट एन इनफ्लेक्सिबल रूल। जो हमारा फर्स्ट कम लास्ट गो या लास्ट कम फर्स्ट गो जो रूल है, प्रिंसिपल है, वो ऐसा नहीं है कि हमारा इनफ्लेक्सिबल नहीं है। यानी कि हम कहते हैं कि हमारा जो रूल है हमें इसे क्या करना है, फॉलो करना है, बिल्कुल सही, हमें फॉलो करना है। बट ऐसे कुछ सर्कमस्टांसिस हैं, ऐसी कुछ सिचुएशन है जिस सिचुएशन में हम इस रूल को फॉलो नहीं करेंगे। क्या सिचुएशन है? यानी कि आप कहना चाहते हैं जो आखिर में आया है उसे हम नहीं निकालेंगे, और जो पहले आया है तो उन्हें हम निकाल सकते हैं। देखते हैं। फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, ये जो एप्लीकेबल होता है, अगर हम इसका कहते हैं कि हम इस रूल को फॉलो नहीं कर रहे, तो वो सिर्फ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन में फॉलो नहीं करते, में जस्टिफाई वेरिएशंस फॉर एग्जाम्पल। और हमारा वो चीज़ क्या होनी चाहिए, जस्टिफाई भी होनी चाहिए, मीन्स हमारी मैलिफाइड इंटेंशन नहीं होनी चाहिए एम्प्लॉयर की।
अब देखते हैं एग्जाम्पल क्या सिचुएशन है जिसमें हम ये रूल को क्या कर रहे हैं, फॉलो नहीं कर रहे हैं, यानी कि जो आखिर में आया उसे हम नहीं निकाल रहे, और जो पहले आए होंगे एम्प्लॉय या वर्कमैन उन्हें हम निकाल सकते हैं। क्या है? फॉर एग्जाम्पल अ जूनियर रिक्रूट हु हैज़ अ स्पेशल क्वालिफिकेशन, यानी कि जो जूनियर है, जो रिसेंटली अपॉइंट हुए हैं, जिनका 1 साल 2 साल की सर्विस टाइम है, वो बहुत ज़्यादा क्या है, उनकी जो क्वालिफिकेशन है बहुत अच्छी क्वालिफिकेशन है, नीडेड बाय द एम्प्लॉयर, और वो ज़रूरत भी है एम्प्लॉयर को, उस क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट भी है, मे बी रिटेन्ड। तो इस सिचुएशन में उस जूनियर को क्या कर सकता है, एम्प्लॉयर रिटेन कर सकता है, इवन दो अनदर हु इज वन अप इज रिट्रेंच, और उसके बिहाफ पे किसी और पर्सन को क्या कर सकता है, रिट्रेंच कर सकता है। बट देयर मस्ट बी अ वैलिड रीजन फॉर दिस डेविएशन। अगर आप डेविएशन कर रहे हैं, स्कूल को डेविएट कर रहे हैं, तो आप पे वैलिड रीजन होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल साइंस के स्टूडेंट समझ पाएंगे, बट आप भी कोशिश करना। देखिए, जो इंजीनियर्स होते हैं, अब इंजीनियर्स की लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज आपने सुना हो सी, C++, जावा। तो देखिए, जैसे जैसे ये आईटी वर्ल्ड देखिए डेवलप्ड हो रहा है, तो लैंग्वेजेस क्या हो रही है, नई नई लैंग्वेजेस का यूज़ करा जा रहा है। किसमें? कंपनीज में। जो आईटी कंपनीज होती हैं उनमें नई न्यू लैंग्वेज को क्या करा जाता है, यूज़ करा जाता है। अब देखिए, कोई C++ पे वर्क करता था, अब न्यू लैंग्वेज क्या आई, जावा, तो कई लोग जावा पे वर्क करने लगे। अब पाइथन का क्रेज चल रहा है, तो पाइथन का जब क्रेज आया, जो न्यू एम्प्लॉयज थे, जो न्यू मेंबर्स थे, जो न्यू पर्सन्स थे, वर्कमैन थे, वो किस पे कर रहे थे वर्क? बिल्कुल सही, पाइथन पे वर्क कर रहे थे। मैं एग्जांपल समझा रहा हूँ, पाइथन पे वर्क कर रहे थे। क्लियर? तो इस सिचुएशन में एम्प्लॉयर को नीडेड भी थी किस पर्सन की, जिन्हें पाइथन आती हो, यानी कि पाइथन लैंग्वेज के बारे में नॉलेज हो। तो वो क्या करेगा, पाइथन लैंग्वेज वाले पर्सन्स को रख लेगा, और जो C++, जो ओल्ड मेथड्स वाले हैं, उन्हें क्या कर देगा, रिट्रेंच कर देगा। क्लियर? यहाँ पे जो रीजन है वो क्या है, वैलिड रीजन है। यहाँ पे आप इस रूल को क्या कर सकते हो, डेविएट कर सकते हो। क्लियर? जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो ओल्ड मेथड से वर्क कर रहे हैं, हमें उनकी रिक्वायरमेंट नहीं हो रही है ना, हमें न्यू टेक्नोलॉजी वाले पर्सन चाहिए, जिन्हें न्यू बारे में पता हो, साइबर लॉज के बारे में पता हो, कोई भी ऐसी नई चीज़ के बारे में पता हो, उसकी क्वालिफिकेशन एम्प्लॉयर को रिक्वायर्ड है, तो वो जूनियर का क्या नहीं करेगा, रिट्रेंचमेंट नहीं करेगा। क्लियर? एक केस डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी, द बर्डन इज ऑन द मैनेजमेंट टू सब्सटैंशिएट द स्पेशल ग्राउंड्स फॉर डिपार्चर फ्रॉम दिस रूल। अब बर्डन भी किस पर रहेगा, मैनेजमेंट पर रहेगा, कि मैनेजमेंट को भैया प्रूव भी करना होगा ये चीज़ कि सर हमने जो निकाला नहीं है ना इस जूनियर को, इसलिए नहीं निकाला क्योंकि हमारी फर्म को, हमारी इंडस्ट्री को, हमारे एस्टैब्लिशमेंट को ये क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट थी, और ये पर्सन क्या है, बहुत अच्छी तरीके से वर्क कर रहा है हमारी एस्टैब्लिशमेंट में, इसलिए हमने इस पर्सन को नहीं निकाला। कोई सीनियर है, बहुत ज़्यादा लेजी है, ओल्ड मेथड्स पर वर्क कर रहा है, तो उसे हम क्या कर देंगे, उसकी जगह क्या कर देंगे, रिट्रेसमेंट कर देंगे उस पर्सन का। क्लियर? सीनियर लेजी पर्सन का। केस स्वदेश अमित्रन लिमिटेड वर्सेज देयर वर्कमैन AIR 1960। कोर्ट हेल्ड दैट reasons such as inefficiency, habitual irregularity in the discharge of duties, and untrustworthiness are sufficient and valid reason to deviate from the rule of last come first go। अब देखिए, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने क्या हेल्ड करा था, जो हमारा रूल है, जो हमारा प्रिंसिपल है, लास्ट कम फर्स्ट गो, यानी कि जो आखिर में आया है वो पहले जाएगा, और जो पहले आया है वो आखिर में जाएगा, उसे आप डेविएट कर सकते हैं। और वैलिड रीजन के लिए कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी पर्सन की अनट्रस्टवर्दीनेस, इनएफिशिएंसी या हैबिचुअल इरेगुलरिटी इन डिस्चार्ज ऑफ ड्यूटीज क्या है, ये वैलिड रीजन है इस रूल को डेविएट करने के लिए, उस पर्सन का रिट्रेचमेंट करने के लिए। क्लियर? होपफुली आप सभी को ले ऑफ एंड रिट्रेचमेंट प्रॉपर्ली क्लियरली समझ आया हो। अगर नहीं आया या कोई पॉइंट डाउट है तो प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट shubhamdobal.22 में DM कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी नीचे, मैंने मेल आईडी का भी लिंक दे रखा है, टेलीग्राम का भी लिंक है, आप मुझे कहीं भी मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। अगर आपको रिक्वायरमेंट होगी मैं अपना नंबर भी प्रोवाइड करूँगा, व्हाट्सएप पे बात कर लेंगे, और आपकी जो भी प्रॉब्लम है मैं कोशिश करूँगा जल्द से जल्द आपके सारे डाउट्स क्लियर करूँ। अगर वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को प्यार दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करिए, एंड कमेंट्स में अच्छे अच्छे कमेंट्स करिए जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले। क्लियर? थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे ऑल ऑफ यू।